कमंगनी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो अगर आप लोग भी इंडिया से कनाडा मूव होना चाह रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो पूरी कनाडा की प्रोसेस के बारे में होगी। मैं आपको इसमें सारी चीजें बताऊंगा कि आप कैसे कनाडा आ सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से टाइप के वीजाज होते हैं, आप किस तरीके से कनाडा आ सकते हो। ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है कनाडा आने के लिए और क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आप कनाडा के लिए प्लान कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के नॉर्मल चीज़ों के बारे में तो सुना होगा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर, विजिटर वीज़ा, ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होगी। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को देख के कन्फ्यूज़ भी हो रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है कि आप देख के कन्फ्यूज हो जाते हो कि ओके ठीक है, मैं स्टूडेंट जाऊँ या एज ए वर्क परमिट होल्डर जाऊँ या फिर पीआर लेके जाऊँ, किस चीज़ में मुझे बेनिफिट है या मेरी फैमिली को बेनिफिट है, ये कोई समझ नहीं पाता है और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक पूरी एक क्लियर वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर सारे ऑप्शंस बता दूंगा और आपको मैं इतना आइडिया दे दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा वीज़ा लगाना चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट या फिर आप पीआर लेके आ सकते हो, कैसे आ सकते हो और आप यहाँ आके जॉब कर सकते हो एंड सेटल भी हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं कनाडा आने के। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर सारे नोट्स बना लिए हैं, तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठना, साथ में नोटबुक लेके बैठना और पॉइंट्स बनाते जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको बात के लिए ईजी भी रहेगा। एंड मैं आपको अब बताता हूँ सबसे पहले कि कनाडा आने के डिफरेंट वेज क्या हैं। तो एक है स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, एज ए परमानेंट रेसिडेंट, विजिटर वीज़ा, फैमिली स्पॉन्सरशिप और बिजनेस वीज़ा। ठीक है, ये 6 तरीके की चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप कनाडा आके रह सकते हो, सेटल भी हो सकते हो बाद में। ठीक है, उसके बाद में अब मैं आपको एक एक करके इन सारी चीज़ों की डिटेल्स देता हूँ। ठीक है, अपन स्टूडेंट वीज़ा से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे ईजी चीज़ यही लगती है मुझे, और एट द एंड अपन ये भी डिस्कस कर लेंगे कि सबसे ईजी क्या है, सबसे मुश्किल क्या है, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कनाडा के लिए, है ना। अगर आपने इंडिया के अंदर 12th करी है या ग्रेजुएशन करी है तो ये सबसे पॉपुलर और सबसे ईजी चीज़ लगती है मुझे कनाडा मूव होने के लिए। तो इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा लगाने के लिए सबसे पहले आईएलटीएस देनी पड़ेगी इंडिया के अंदर, जो कि एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसके इंग्लिश का टेस्ट होता है। उसके अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ठीक है, आईएलटीएस देने के बाद में आपको कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है, वहाँ से आपको ऑफर लेटर आएगा, आपके परसेंटेज वगैरह देख के मोस्टली आ ही जाता है, इतना कोई इशू आता नहीं है उसमें। तो आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद में आपको वो एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको 1 साल की ट्यूशन फ़ी पे करनी है कॉलेज की, जो कि आप अपने एजेंट के थ्रू पे कर सकते हो। अगर आप खुद कर रहे हो तो आप खुद भी कर सकते हो। 1 साल की ट्यूशन फ़ी पे करी, उसके बाद में आपको बायोमेट्रिक करवाना है इंडिया में, बायोमेट्रिक के बाद में मेडिकल करवाना है, उसके बाद में आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपको वेट करना है आपका वीज़ा अप्रूवल की। वीज़ा आपका अप्रूवल हो गया एक बार, फिर आपको पीपीआर रिक्वेस्ट आती है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो आपको पासपोर्ट अपना भेजना होता है स्टैंपिंग के लिए वीज़ा के, फिर वो स्टैंप वगैरह हो जाता है, फिर आप यहाँ आ जाते हो। आपको यहाँ पे आके अपना कॉलेज कंप्लीट करना है। ठीक है, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में आप अप्लाई करते हो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आप 2 साल की स्टडीज करते हो तो जनरली 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल ही जाता है, इतना कोई इशू होता नहीं है। ठीक है, वर्क परमिट मिला, उसके बाद में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है। फिर आप जिस भी प्रोविंस में हो वहाँ की पीएनपी लगा दो या फिर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल लगा दो। तो ये 2-3 चीज़ें होती है, अलग अलग प्रोग्राम, वो आपको बाद में समझ में आ जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है। वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद में आप लगाते हो अपनी पीएनपी की फाइल, पीएनपी अप्रूव होती है, उसके बाद में आप लगाते हो अपनी पीआर की फाइल। तो ये प्रोसेस होता है जनरली ऊपर से स्टूडेंट वीज़ा का। आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है ज़रूर कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप ऐसे कोर्सेज लेके आना कनाडा के अंदर जो इन डिमांड हो, जैसे कि हेल्थ केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, या फिर अपना कोई ट्रेड हो गया, ट्रेड प्रोग्राम इन द सेंस की प्लम्बिंग, है ना, इलेक्ट्रीशियन और ये सारी चीज़ें जो भी करंटली इन डिमांड चीज़ें चल रही है। जैसे टेक पीएनपी अभी बहुत चल रहा है, टेक पाथवे जिसके अंदर हो गए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो इसके अंदर आपको पीआर ईजी हो जाता है। तो अभी थोड़ा पीआर को लेके स्ट्रिक्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये इन डिमांड के ऊपर फोकस करता है। आप अगर इन डिमांड कोर्सेज लेके आओगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, और सबसे बेस्ट चीज़ हो जाएगी अगर आप फ्रेंच सीख के आ जाते हो तो, क्योंकि फ्रेंच के लोग अलग ही प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है ना तो ये मतलब इतना जल्दी आपको पीआर दे देंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप फ्री बैठे हो, आपका रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट हुआ है या फिर आपने गैप लिया हुआ है, कुछ भी है 12th के बाद में, तो अगर आपके पास टाइम है, आईएलटीएस देने के बाद आप वीज़ा का वेट कर रहे हो तो फ्रेंच सीख लो, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा बात के लिए। तो अब अपन बात करते हैं वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट अपने को इंडिया में बैठ के कनाडा में जॉब नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है, पॉसिबल है वो चीज़, लेकिन ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब जैसे क्या है कि
यूएई वगैरह दुबई में और यहाँ इन सब जगह क्या है कि डायरेक्टली जॉब मिल भी जाती है, लेकिन कनाडा, यूएस, यूके ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईजी नहीं है प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर दोगे, वो अप्रूव कर देंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप आ जाओगे, ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं होता। इसकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है। तो अब जैसे क्या है कि एम्प्लॉयर को यहाँ पे अक्सर प्रूव करना होता है एक्चुअल में उनको आपकी फॉरेन वर्कर की ज़रूरत है उनकी कंपनी के अंदर, ये गवर्नमेंट को उनको प्रूव करना पड़ता है, तब जाके वो सेटिस्फाई होते हैं और आपको फिर उसके बेस पे जॉब मिल सकती है और फिर उसके बाद में आपका वीज़ा लग सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब कुछ केसेस के अंदर क्या है, LMIA भी होती है। अब इस चीज़ LMIA के अंदर क्या होता है कि ये आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है, सबसे पहली बात आप नहीं अप्लाई करते, आपका एम्प्लॉयर के थ्रू अप्लाई होती है LMIA, फिर आपको उसका वेट करना पड़ता है, वो आती है, फिर उसके बेस पे आपका सारा स्टार्ट होता है वर्क परमिट और वो सारी चीज़ें। तो इसके अंदर अब एक कैच है। कैच क्या है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं इसमें। अब आपको काफ़ी सारी एजेंसीज मिल तो जाएगी कि यार हम आपको जॉब दे देंगे, ठीक है, कनाडा के अंदर जॉब दिला देंगे, भाई साहब 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, मुंह बोली रकम मांग रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि 80-80 लाख रुपए लगा के वो कनाडा जैसी कंट्री में आके और यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। आप सोचो, मतलब 80 लाख किसे कहते हैं। चलो वो तो आ गए, वो ठीक है, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो फ्रॉड में फंस गए थे और उन्होंने अपने पैसे डुबा दिए। तो अपने को डुबाने नहीं है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो LMIA वाली चीज़ों में और ये क्या डायरेक्ट वर्क परमिट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं, तो अपने को उससे बचना है सबसे पहली बात। तो डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए सिंपल से प्रोसेस क्या होती है कि आपको अप्लाई करना होता है कंपनीज के अंदर, उसको लगता है कि हाँ आपकी उसको ज़रूरत है, ठीक है, तो वो अब ये चीज़ प्रूव कर देगा कि ठीक है उसकी कंपनी में आपकी ज़रूरत है, फिर आप उसके बेस पे आप अपनी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद में वीज़ा अप्लाई होगा, फिर आप उसके बेस पे आ सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई। एक ये चीज़ भी होती है कि काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस वगैरह, इन सारी चीज़ कंपनी के अंदर जॉब करके और उनके थ्रू वो कनाडा आते हैं। जैसे मेरे एक नोन है, वो TCS में जॉब करते थे और TCS वालों ने उनको ऑफ़र किया था कि आप कनाडा जाके जॉब करो, तो वो यहाँ आए TCS कंपनी के थ्रू ही, तो वही आपके बिहाफ पे जॉब वगैरह का अरेंजमेंट करके और आपका वर्क परमिट अप्लाई करवाते हैं। तो वो सारी हेडेक कंपनी की हो जाती है कि ये तरीका भी होता है। तो आपको स्कैम्स से बचना है वर्क परमिट के अंदर, हर किसी की बात नहीं माननी है, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत स्कैम्स होते हैं। कंसल्टेंसी वाले मतलब अंधा पैसा छाप रहे हैं और मतलब स्कैम कर देते हैं, आपको फेक ऑफर लेटर पकड़ा देंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ सारा कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन होता नहीं है, वो फेक होता है, ठीक है। अब आप पैसे दे दोगे 5 लाख 10 लाख रुपए और आपके पैसे डूब जाए, क्या सेंस है उस चीज़ का। तो इसलिए उस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैं आप एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे जेन्युइनली कनाडा के अंदर जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है, और उसके बेस पे वर्क परमिट पे अप्लाई करके आ सकते हो और फ्रॉड से बच सकते हो बेसिकली। तो फेक ऑफर लेटर और फ्रॉड स्कैम्स, इन सारी चीज़ों से बच सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब अपन बात करते हैं परमानेंट रेसिडेंस की, ठीक है। सबसे पॉपुलर चीज़ ये भी है, हवा बना हुआ है परमानेंट रेसिडेंस ऑफ कनाडा का, मतलब सबको PR चाहिए जो भी आया हुआ है। मैं 2 साल पहले PR हो चुका था, तो मैं PNP के थ्रू हुआ था। जैसे मैं प्रोविंशियल, मैंने पहले नॉमिनी प्रोग्राम में अप्लाई किया, वो अप्रूव हुई, उसके बेस पे मैंने परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करी, फिर वो अप्रूव हुई। तो अब परमानेंट रेसिडेंसी का क्या सीन होता है कि आप जैसे स्टूडेंट आते हो, स्टूडेंट आने के बाद में आप उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया अभी आपको PNP के बाद में फेडरल के अंदर फाइल लगा के वो भी अप्लाई होता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इंडिया के अंदर और आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके काफ़ी पॉइंट्स भी बन जाते हैं, तो आप सीधा एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल भी लगा सकते हो। तो अब इसके अंदर क्या अलग अलग तरीके से PR हो सकती है। जैसे एक हो गया एक्सप्रेस एंट्री, एक हो गया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, एक हो गया फैमिली स्पॉन्सरशिप। जैसे आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी कनाडा के अंदर जाते हैं उनको PR हो जाती है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे आपका अगर हस्बैंड वाइफ जाएगा तो आप बेसिकली जाओगे, ठीक है, सिंपल बात वही है। एक होता है एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जैसे, और एक होता है रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम। अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना वो है रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम। रूरल के अंदर लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप रूरल के अंदर शिफ्ट हो, जहाँ पे कम लोग रहते हैं, वहाँ जाके जगह को डेवलप करो, वहाँ पे बिजनेस ओपन करो, काम करो वहाँ पे, कि वहाँ पे इन लोगों के पास में लोग ही नहीं है। अब कनाडा की पॉपुलेशन कितनी कम है आपको पता ही है, तो इसलिए ये लोग रूरल एरिया को ज़्यादा फोकस में रखते हैं। तो वहाँ जाके लोग काफ़ी, अब इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें, जैसे आप
इंडिया में रह के भी डायरेक्ट पीआर लगा सकते हो, काफ़ी लोग लगाते हैं। प्रोसेस बहुत लंबा होता है, टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को इंडिया से पीआर लेके आते हुए। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट वीज़ा के अंदर अपने को लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है आइल्स, वैसे ही पीआर के लिए भी आपको आइल्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पीआर के अंदर आपको बैंड्स ज़्यादा चाहिए अगर आप इंडिया से फाइल लगा रहे हो तो आपको 8777 बैंड चाहिए आउट ऑफ 9। तो वो आने के बाद में आप जैसे कनाडा के अंदर एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर फाइल लगा सकते हो अपनी। उस हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी, जैसे पॉइंट सिस्टम होता है, CRS पॉइंट होते हैं। जैसे आपने फाइल लगाई, लेट्स से फॉर एग्जांपल 430 पॉइंट्स हैं आपके पास में। जैसे आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स मिलते हैं, एज के पॉइंट मिलते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं, आपके मास्टर्स करी हुई तो उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिन चीज़ों से आप पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं आपके। तो जो CRS पॉइंट होते हैं वो ऐसे इकट्ठे होते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर मास्टर्स करी है, फिर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, फिर आपकी क्या एज है, उस हिसाब से आपके सारे CRS पॉइंट करके लेट्स से आपके 430 पॉइंट्स बनते हैं। और कट ऑफ चल रहा है 420 फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे रफली फिगर्स बता रहा हूँ। तो 420 कट ऑफ आता है तो आपको इन्विटेशन आ जाएगा कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि ओके आप इन्वाइटेड हो परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए। फिर आप आपकी पीआर अप्लाई करते हो पीआर पोर्टल के थ्रू। देन आप पीआर के लिए मतलब आप उस रास्ते में आ जाते हो क्योंकि ठीक है अब आपको वेट करना है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करके आपको फाइल लगा के वेट करना है। फिर पीआर आपकी अप्रूव होगी, फिर आपको COPR आती है जो कि EPR कह सकते हो, एक पेपर आता है, उसके बेस पे आपका वीज़ा लगता है। देन आप इंडिया से यहाँ ट्रैवल होते हैं और फिर आपको आपका PR कार्ड अप्लाई करना होता है। तो ये इंडिया से आने का प्रोसेस ऐसा होता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आपका लैंग्वेज टेस्ट जो कि मैंने बताया आपको IELTS या फिर फ्रेंच भी आप दे सकते हो अगर आपको आती है तो ये जो भी मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं ऊपर, एक्सप्रेस एंट्री, PNP, रूरल प्रोग्राम्स, तो इन सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। तो जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करके ही अप्लाई करना। ऑलराइट, तो अब अपन बात करते हैं कि विजिटर वीज़ा की। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार विजिटर वीज़ा पे आके वर्क कर सकते हैं क्या, वहाँ आके जॉब कर सकते हैं क्या? तो सिंपल आंसर है नहीं। मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई हमको विजिटर वीज़ा के बारे में बता दो, हम वो अप्लाई करके वो लेके आ जाएंगे और यहाँ पे जॉब कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, आप विजिटर वीज़ा के ऊपर काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली को विजिट करने के लिए या फिर टूरिज्म के लिए, इन चीज़ों के लिए ही होता है। आप यहाँ पे आके विजिटर वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट एक चीज़ चालू कर रही थी जिसके अंदर आप विजिटर वीज़ा पे आते हो और यहाँ आने के बाद में आपको अगर जैसे जॉब ढूंढ के आपको अगर कोई एम्प्लॉयर मिलता है जो आपको काम दे रहा है तो आपकी वो LMI अप्लाई कर देता था, आप उसके बेस पे वर्क परमिट ले लेते थे, ठीक है। तो वो एक तरीका इन लोगों ने स्टार्ट किया था लेकिन वो बंद कर दिया। तो उस वजह से भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे पहले बीच में शुरू कर दी थी तो वो चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही, तो वो बंद कर दी है। अब ऐसा कुछ भी चालू नहीं है, तो अब आप उस चीज़ का कन्फ्यूजन हटा दो, आप वर्क परमिट पे ही काम कर सकते हो, आप विजिटर वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। और काफ़ी लोग ना मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं कनाडा के या किसी भी दूसरी कंट्री में जाके काम करने के लिए, तो वो फिर ना इलीगली भी करते हैं काफ़ी सारे लोग, जो कि नहीं करना चाहिए यार। कि आप आओगे यहाँ पे आके कैश पे आपको कोई रख तो लेगा आपकी जान पहचान से, चलो आप जुगाड़ करके कैश पे जॉब ले लोगे, लेकिन किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर डिपोर्ट हो गए, बैन लगेगा, ये सारी चीज़ों में फंसने के बजाय आप ना ही करो इलीगल चीज़ें तो बेटर है। तो अपन बात करते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप की। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप में सिंपल सा सीन है, आपका कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर या फिर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कोई भी कनाडा के अंदर है PR या सिटीजन, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। तो उसके बेस पे आपकी PR अप्लाई होगी एंड देन उसके बेस पे आपको वीज़ा मिलके आप यहाँ आओगे, फिर उसके बाद में आपका PR कार्ड अप्लाई होगा। फैमिली स्पॉन्सरशिप में बेसिकली यही चीज़ें होती है, आप ऐसे किसी रैंडम रिलेटिव से स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है और या फिर आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप वाला है, वही आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो स्पॉन्सरशिप के अंदर भी ना बहुत सारे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, काफ़ी पाथवे भी होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के अंदर एलिजिबल हो रहे हो और आप किस चीज़ के अंदर स्पॉन्सरशिप की फाइल लगा सकते हो, ठीक है। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस यही है मेन। तो अब आपको कनाडा आने से पहले क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले पासपोर्ट होने के बाद में आपको देना है IELTS टेस्ट या फिर कोई भी इंग्लिश का एक्सेप्टेंस टेस्ट, जैसे कि IELTS हो गया या PT हो गया। मोस्ट कॉमनली कनाडा के अंदर IELTS चलती है, तो IELTS ही दे देना, वो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ IELTS हो गई। तीसरी चीज़ हो गई आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन करिए तो आपकी मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट को बहुत ज़्यादा फोकस में रख के ये लोग काम करते हैं, इनको
ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है हर चीज़ में। इवन पता नहीं मेरे टाइम पे तो ये 12th की भी ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे थे, तो मेरे पास शायद थी नहीं, जैसे यहाँ पे ये लोग मांगते हैं वो तो मेरे पास थी नहीं क्योंकि दी नहीं थी हमको। ठीक है, तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में आपको अपना बजट प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस महंगे भी होते हैं, काफ़ी सारे सस्ते भी होते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो आप आपका बजट। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फेक एजेंट से बच के रहना। जो अच्छे एजेंट्स हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स जिन लोगों ने उनसे काम करवाया हुआ है, लेजिट हैं वो, आपको उनके बारे में पता है, उनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, रेपुटेशन है, उन लोगों से ही काम करवाना, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो इन चीज़ों से भी बचो, ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ और चाहिए होती है आपको, GIC सर्टिफिकेट होता है और एक और चीज़ होती है GIC होती है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप लगाते हो तो स्टूडेंट वीज़ा में आपको GIC भी चाहिए, जो कि होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें पहले जब मैं आया था उस टाइम पे $10,000 इन लोगों को जमा करने होते थे और अब वो ही हो गए हैं $20,000, तो डबल हो गई उस चीज़ की प्राइस। तो मतलब लगभग मान लो ना आप 12-13 लाख के आसपास चाहिए आपको। तो GIC का क्या सीन होता है कि पहले आप बैंक के अंदर वो मनी डिपॉजिट करते हो, फिर आप जब यहाँ आ जाते हो कनाडा के अंदर तो वो मनी आपको मंथ वाइज मिलता जाता है, मंथली या क्वार्टरली। मेरे को क्वार्टरली करा था तो मेरे को क्वार्टरली मिल रहा था, बहुत सारे लोगों को मंथली भी मिलता है। तो वो जो $20,000 हैं वो आपके कहीं वेस्ट नहीं होंगे, वो आपको मंथली मिल जाएंगे, क्योंकि वो इसलिए करवाते हैं ताकि आप जब एज ए स्टूडेंट आते हो, आपको जॉब नहीं मिलती है, तो सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप इधर उधर भटको ना, रेंट का प्रॉब्लम ना है, ग्रोसरी का प्रॉब्लम ना है। इस वजह से गवर्नमेंट वो GIC लेती है, फिर वो आपको मंथली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर देती है, तो आपका पैसा $20,000 वापस आ जाता है। तो काफ़ी लोग तुरंत ही के तुरंत अपने घर पे भेज देते हैं और अपनी जॉब से वो अपना एक्सपेंसेस संभाल लेते हैं। ठीक है, तो GIC का एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपको वापस मिल जाता है, वो वेस्ट नहीं होता है। फीस तो आपकी चलो कॉलेज में जाती है, वो तो जाएगी। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स जो काफ़ी लोग करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ कि हर किसी की बात मत मानना। ठीक है, जैसे कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स बोल देते हैं कि ठीक है भाई ये ऐसे अप्लाई कर दे, वहाँ जाके देख लेना, जो भी होगा वहाँ जाके सारा सॉर्ट हो जाएगा। भाई मत करना। सॉर्ट हो जाती है काफ़ी सारी, जो सॉर्ट होने वाली चीज़ें होती है वो हो जाती है, सब चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, चीज़ें बहुत ध्यान से देख के करना। और उसके अलावा फेक ऑफर लेटर से बचना, बहुत ज़्यादा वेरीफाई करना, हो सके 2 बार 3 बार 4 बार वेरीफाई कर लेना, लेकिन फेक ऑफर लेटर से ज़रूर बचना। उसके अलावा जिस भी चीज़ में अप्लाई करो, PR हो गया या स्पॉन्सरशिप हो गई, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, जिस भी चीज़ के अंदर अप्लाई करो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करना। अब जैसे मैं आज आपको एक चीज़ बता तो दूंगा, लेकिन वो कल चेंज हो गई तो वो मेरी गारंटी नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट कर देती है चेंज, काफ़ी बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चेक करना है, वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में ही फाइल लगानी है। ठीक है, एक इस चीज़ का ध्यान रखना। और इमिग्रेशन के रूल्स क्या हैं वो भी ज़रूर से देख लेना। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर मत करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी एक चीज़ मिस्टेक कर दोगे ना तो आपका टाइम, पैसा सब कुछ बर्बाद होगा। एट द एंड आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। लास्ट में मैं ये चीज़ कहूँगा दोस्तों कि ये एक सिर्फ रोड मैप था कि आप कैसे कनाडा आ सकते हो, क्या क्या तरीके हैं कनाडा आने के। तो इसके मैं डिटेल्स वीडियोस भी बनाऊंगा बाद में, दूसरी वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस के अंदर, कि कनाडा के अंदर कैसे जेन्युइन जॉब्स ढूंढते हैं, कैसे PR का प्रोसेस होता है। तो अगर आप लोग कनाडा आना चाहते हो फ्यूचर के अंदर तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं ऐसी ही कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगा बाद में, और कैसे अब्रॉड लाइफ चलती है, मैं इन चीज़ों के बारे में भी वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा आगे ग्रोथ होगी और मैं और वीडियोस बना पाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ इसके अंदर हेल्पफुल लगी और क्या नहीं लगी है। और आपको अगर किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हो मैं किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैं मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर और एक ट्रैवल ब्लॉग के अंदर। होप टू सी यू सून एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल देन। थैंक यू, बाय।